चैप्टर नंबर 2 के बारे में, वर्क एंड एनर्जी, जो कि लेक्चर नंबर 2 है हमारा। और लेक्चर नंबर 1 की बात करें तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली थी। पूरा का पूरा वर्क जो था वो हमने कंप्लीट किया था कि वर्क क्या होता है, कैसे आता है उसका फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर एक कॉस थीटा वाला भी फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। फिर साथ ही में देखा था कि वर्क 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क, ये देख लिया एग्जांपल्स के माध्यम से। कुछ न्यूमेरिकल्स भी 2 कराए थे आपको, ताकि कैलकुलेट करके दिखा सके कैसे हम लोग वर्क को कैलकुलेट करते हैं। तो बात करते हैं आज के लेक्चर वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी, यानी कि जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, जिसका नाम है एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है, कौन से इसके टाइप्स होते हैं, और इसका भी सेम हम लोग 2 प्रकार पढ़ेंगे, और इसके भी कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे आज के दिन, ठीक है। तो एनर्जी, इसका डेफिनेशन की अगर बात किया जाए तो इट इज नथिंग बट इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि आप कोई भी काम करना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा। अरे यार एक सामान यहां से उठा के यहां रखना है, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। फैन को घुमाना है, एनर्जी चाहिए। जो भी काम ले लो, अभी तो बहुत सारी चीजें मेरे जुबान पे नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आप अगर सोचोगे तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वर्क। इवन एक पंखे घूमने से लेके, टीवी चलने से लेके, आपके मूवमेंट से लेके, आपके अंदर के काम होने के, जो आपके हार्ट धड़क रहा है, जो दिल धड़क रहा है, आप ऑक्सीजन ले पा रहे हो, छोड़ पा रहे हो, रेस्पिरेशन कर रहे हो, ये हर एक चीज दोस्तों एनर्जी की वजह से ही हो पा रहा है। और ये जो एनर्जी होता है जो हेल्प करता है हमारे काम करने में, यानी कि एनर्जी इज नथिंग बट द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, और एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। अब ये जो एनर्जी होती है, इसका अगर यूनिट की बात करें तो बहुत सिंपल है इसको कैलकुलेट करना और प्रिडिक्ट करना। तो एसआई यूनिट, जैसे कि आपने वर्क का देखा था, तो वर्क का यूनिट क्या था, जूल था। सेम इसका भी जो एसआई यूनिट जो है, आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं, एसआई यूनिट अगेन एनर्जी का होता है जूल, जिसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं। और इसका सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात करूं, अगेन पता है ना आपको, एक एसआई यूनिट होता है और एक सीजीएस यूनिट होता है। तो सीजीएस यूनिट भी अगेन जैसा आपका वर्क में था, तो सेम इसका भी क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये 2 से 3 चीज याद रखनी है कि कभी भी आपको अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज एनर्जी, डिफाइन एनर्जी, और उसका एसआई यूनिट लिखो, सीजीएस यूनिट लिखो, तो आप इसको बहुत ही इजीली लिख पाओगे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक के बाद अब एनर्जी तो आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी, और इसका ये सब क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह हमने आपको बता दिया। अब एनर्जी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। बेसिक लेवल पे पढ़ना है, 9th आप पढ़ रहे हो, आगे जाके आप पढ़ोगे तो एनर्जी के बहुत सारे प्रकार आपको देखने मिलेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द 9th स्टैंडर्ड सिलेबस, इसमें हमें 2 टाइप की एनर्जी पढ़नी है, जो प्रकार होती है। एक होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा होता है दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये सभी चीज हम लोग बारी बारी से आपको बताएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको बताऊंगा, कैसे आएगा वो भी बताऊंगा, कुछ एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा। सेम उसी प्रकार पोटेंशियल एनर्जी का भी आपको दिखाने वाला हूं। तो ध्यान से हर एक चीज देखोगे तो आपको हर एक चीज का मतलब और मीनिंग समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा काम है कंसेप्चुअल नॉलेज देना और आपका काम है सीखना। तो ध्यान से देखोगे तो हर एक चीज सीख पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं, इसको मैं रफ कर लेता हूं, उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब चलते हैं हमारे पहले टाइप की एनर्जी, जो कि हमें सबसे पहले पढ़ना है, जिसका नाम है दोस्तों यहां पे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा बोर्ड अच्छे से क्लीन कर देता हूं मैं, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई देगा। ओके, ये हो गया हमारा बोर्ड क्लीन। टॉपिक का नाम है यहां पे डाल देता हूं सबसे पहले, वो है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन टाइप का एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का। जैसे कि अगर एग्जांपल बात करूं मैं, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग कंडीशन में है, यानी कि मूविंग कंडीशन क्या होता है, चल फिर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, प्लांट हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, बॉल हो, ठीक है। तो एक बॉल है मेरे हाथ में, समझ लो, ठीक है, क्या है, मेरे हाथ में एक बॉल है, ठीक है। अब वो बॉल को मैं क्या कर रहा हूं, बॉल को समझ लो उछाल रहा हूं। कैच खेलते हैं हम लोग, ठीक है, बचपन में खेला है, अभी भी, मैं तो अभी भी खेलता हूं, टाइम मिलता है तो मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है दोस्तों, ठीक है। तो हम क्रिकेट खेलते हैं, कैच खेल रहे हैं, तो बॉलिंग जब आप डाल रहे हो या फिर कैच जब खेल रहे हो, तो बॉल जो है ऊपर की तरफ गया, यानी कि मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे मार्कर मेरा ऊपर की तरफ गया, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इसका एक मूवमेंट हो रहा है। ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं एक एनर्जी लग रही होगी। ये जो मूवमेंट करवा रही है, ये जो मूवमेंट हो रहा है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक एनर्जी लग रही होती है, तो वही एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इतना सा डेफिनेशन है, छोटा सा डेफिनेशन है, कि व्हेनेवर एनी एनर्जी इज एक्टिंग अपॉन एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी एनर्जी जब कोई मूविंग चलते फिरते ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एनर्जी लगती है, वो एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। बस इतना सिंपल सा डेफिनेशन याद रख लो, यही लिखना है, एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज द एनर्जी मूविंग ऑन the energy applying on a moving object is known as the kinetic energy। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको डेफिनेशन समझ गया। बहुत आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ऑलरेडी आप बाकी जो चीजें हैं, डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन जो है, वो तो आप अपने नोटबुक से, आई मीन टू से, जो आपका टेक्स्ट बुक होगा या फिर आपका जो जिससे भी आप लर्न करते होंगे, उससे तो आप लर्न कर ही लोगे, लेकिन कंसेप्चुअल नॉलेज देना मेरा काम है। तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट दैट इज, जो उसके ऊपर एनर्जी लगती है,
मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एक तरीके से बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द एनर्जी विच इज एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एनर्जी लग रही है मोशन के कारण, यानी कि ऑब्जेक्ट जब मोशन में होगा तो वो टाइप की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है, बस इतना याद रखो। एनर्जी अप्लाइंग ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब एक चीज और सीखना है दोस्तों कि ये जो काइनेटिक एनर्जी जो भी होगी वो वर्क डन के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी जो भी होता है वो वर्क डन, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है उसके बराबर होता है। अब ये कैसे बराबर होता है ये ध्यान से देखो, कि जैसे मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट गिर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो काम कर रहा है, और वो कितना काम कर रहा है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना उसके अंदर एनर्जी होगा। कितना एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मुझे कोई भी पूछता है कि ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो उसके ऊपर कितना काम कर रहा है, कोई कितना वर्क हो रहा है, वो कैलकुलेट करके दिखाओ, तो आप क्या कैलकुलेट कर लेना, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना, तो आपका वर्क डन जो है निकल जाएगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। ये आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी क्या है, वर्क डन है, करेक्ट है। अब काइनेटिक एनर्जी वर्क डन है, तो वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये कल के दिन ही देख लिया, तो वर्क जब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है तो हमारा काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो इसको मैं मान लेता हूं मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आपके लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आगे समझ में, बहुत ईजी है। अब एक चीज हमने बहुत पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये कहां से आया, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। कहां से आया ये लिख लो रीजन, कि ये आता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ के वजह से आया। न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी कि F इज इक्वल टू ma। आगे समझ में, तो ये यहां से आ गया। एक और चीज हम जानते हैं कि S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। ये कहां से आया, ये हमारा आया न्यूटन सेकंड इक्वेशन। न्यूटन का सेकंड इक्वेशन जानते हो ना, हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। जिनको नहीं मालूम है, पहला लेक्चर यानी सॉरी पहला चैप्टर देख लेना, इसके पहले का चैप्टर है न्यूटन्स के ऊपर, टोटली बेस है, उसमें हर एक चीज मैंने बारीकी से एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहां से आ रहा है। तो ये एस का वैल्यू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, जो कि ये न्यूटन्स का सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, न्यूटन्स का सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब मैंने एफ का वैल्यू एम डाल दिया, एस का वैल्यू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर डाल दिया, तो ये पूरा का पूरा उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल सकता हूं। एफ के जगह पे ये वैल्यू, एस के जगह पे ये वैल्यू डाल सकता हूं, यस डाल सकता हूं। लेकिन आपको करना क्या है, एक चीज देखना है कि जो यू होगा यहां पे, जो u का वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है इन केस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा ना। पहले वो रेस्ट पोजीशन में होगा, पहले वो रुका होगा, तो उसका पहले का वेलोसिटी यानी कि पहले का गति जो होगा, पहले का जो स्पीड होगा वो जीरो होगा। जब वो चलने लगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया, यानी कि इस केस में जो u होगा इनिशियल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो u यहां पे क्या है, जीरो है, u जीरो है, तो जिसके वजह से मेरा ये जो s होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय t, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर u के जगह पे मैं जीरो डालता हूं, यहां पे लिख के दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। u कितना हो गया मेरा, u इज इक्वल टू जीरो अगर होता है तो हम लोग सिंस डालता हूं, सिंस u इज इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर s क्या हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो जीरो मल्टीप्लाई बाय टी जीरो, ये खाली हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा, तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब ये जो एफ का वैल्यू है और ये एस का वैल्यू है हम लोग 1 में डाल देते हैं। तो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या किया, ये जो वैल्यूज थे उसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया, तो क्या मिलेगा हम लोग को, W जो काइनेटिक एनर्जी था, ये है ना हमारा 1, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, फोर्स के जगह पे लिखना है m इंटू ए, और s के जगह पे लिखना है हाफ ए टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई है ना, ये बीच में डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब यहां पे आप देखोगे तो ये a और ये a दो बार है, यानी कि a स्क्वायर हो जाएंगे और t स्क्वायर तो पहले से है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये हाफ आगे लिख लेता हूं, उसके बाद m लिखता हूं, और ये a स्क्वायर और ये t स्क्वायर ये हो जाएंगे, ठीक है। अब ये at को एक साथ लिख सकता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, और ये at को एक साथ लिख के और ये दोनों को एक साथ स्क्वायर कर सकता हूं, यस कर सकता हूं। अब एक चीज और पता है दोस्तों, v इज इक्वल टू यू प्लस at होता है। ये कहां से आया, ये आया न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, फर्स्ट इक्वेशन, न्यूटन्स का पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। अगेन u का वैल्यू जीरो है, तो मेरा क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू जीरो प्लस एटी, देयरफॉर v हो जाएगा 80। v का वैल्यू कितना आ गया,
80 आ गया यहां से, तो ये जो v का वैल्यू 80 है ना, वो यहां पे डाल सकता हूं। तो 80 का वैल्यू क्या है, v है, तो ये 80 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, v लिख सकता हूं। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, ये m पहले से ही है, और ये 80 के जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, v लिख रहा हूं, क्योंकि v इज इक्वल टू 80 है, तो 80 की जगह पे v लिख सकता हूं। तो v और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो v स्क्वायर, और यही हमारा बन गया फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। m क्या है मेरा यहां पे, m जो है मेरे लिए यहां पे क्या है, वो मास है, ठीक है, m मेरे लिए क्या है, मास है, और v जो है मेरे लिए दोस्तों, ये जो v है ये मेरे लिए क्या है, वेलोसिटी है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालना है, जैसे मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क डन के बराबर होता है। तो कोई आपको पूछता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसमें कितना वर्क डन है तो निकालो, तो आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, क्योंकि वर्क डन निकालोगे यानी कि काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, और काइनेटिक एनर्जी भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, हाफ इंटू मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल है, वो भी करा देता हूं, ताकि आप लोग को काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक पूरा कवर हो जाए एंड पूरा का पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसको रफ कर लेता हूं, फिर एक छोटा सा एग्जांपल है न्यूमेरिकल, जो कि अक्सर एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट, ऐसा टाइप के कुछ आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेंगे। तो किस प्रकार आपको निकालना है, और बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये कंसेप्ट पता चल जाएगा ना दोस्तों, तो आप लिटरली टॉप करोगे एग्जाम में, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको, काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल। तो लेट्स सपोज आपको कोई क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार कि एक पत्थर है, एक स्टोन है जिसका मास है 20 किलो, ठीक है। एक स्टोन है जिसका मास क्या है, एक स्टोन है जिसका मास हमें दिया हुआ है कितना है, 20 किलो, 20 किलो का एक मास दिया, एक बड़ा सा पत्थर होगा 20 किलो का, उसका मास यहां पे दिया हुआ है, जो कि हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, सॉरी 20 किलो नहीं है, गलती हो गया, तो 250 ग्राम है, ठीक है ना, मैंने कुछ दूसरा कुछ देख लिया दोस्तों। तो 250 ग्राम है, 250 ग्राम, ठीक है। एक पत्थर है जिसका वजन जो है, मास जो है 250 ग्राम दिया हुआ है, छोटा सा पत्थर होगा 250 ग्राम का, वो ना एक बिल्डिंग के हाइट से मैं गिरा रहा हूं, उसको मैं एक हाइट से नीचे गिरा रहा हूं, समझ लो कि हम लोग 2 माले पे रहते हैं, 2 माले से मैं नीचे गिरा रहा हूं, और पत्थर को 250 ग्राम के। तो हाइट का जो मेजरमेंट है वो यहां पे हमें दिया नहीं है कि एक हाइट से गिरा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है हमें कि वो हाइट से गिराने के बाद उसमें कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, हाइट से गिराने के बाद उसमें कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। क्योंकि ऑब्वियसली कि जब मैं कोई पत्थर को नीचे गिराऊंगा, तो वो जब नीचे गिर रहा होगा, क्योंकि वो मोशन में आ गया, तो मोशन में आ गया मतलब काइनेटिक एनर्जी लगेगा, तो कितना काइनेटिक एनर्जी लग रहा है उसके ऊपर वो कैलकुलेट करना है। और एक चीज दिया है कि जब आप पत्थर नीचे गिरा रहे थे, तो वो पत्थर के ऊपर जो स्पीड काम कर रहा था, जो स्पीड लग रहा था दोस्तों, वो था 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड था। तो हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी को निकालना है। बहुत ईजी है, एक फॉर्मूला ऑलरेडी पता है हमें, क्या फॉर्मूला पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का स्क्वायर। यहां पे सब चीज दिया हुआ है, मास दिया हुआ है और वेलोसिटी भी दिया हुआ है, आप डायरेक्टली डाल दो, वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन गलती क्या करते हैं लोग, डायरेक्टली मास का वैल्यू 250 ग्राम लिया है तो सीधा 250 ग्राम लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, ये गलती मत करना। ग्राम में दिया है तो सबसे पहले आपको उसको केजी बनाना पड़ेगा। तो ये जो मास आपको दिख रहा है m इज इक्वल टू 250 ग्राम, ये ग्राम में दिया है तो उसको केजी में बना लो। 250 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, यानी कि अगर इसको मुझे केजी में बनाना है, यानी कि 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 250, ठीक है, डिवाइड बाय 1000 किस में हो जाएगा, केजी में आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 250 को 1000 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आएगा 0.25 केजी। तो आपने 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम का मतलब होता है 0.25 केजी। तो अब हम लोग वैल्यू डाल देंगे। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है हाफ मल्टीप्लाई बाय मास का वैल्यू कितना है, 0.25 है, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज 2 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाफ मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 1 2, 2 2 4, 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आएगा 0.5। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर आ गया फाइनली, कितना आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.5। और अभी अभी हमने आपको सिखाया था काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट होता है या फिर कोई भी टाइप की यूनिट होती है एनर्जी की, वो होती है जूल, यानी कि जे। तो आपका ये आ गया फाइनल आंसर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.5 जूल। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर चीज आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही टाइप के एग्जांपल्स आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। हो सकता है न्यूमेरिकल्स के वैल्यू कुछ अलग अलग हो, हाइट कुछ दिया हो, वेलोसिटी कुछ दिया हो, अलग अलग दिए रहेंगे, लेकिन आपको यही मेथड याद रखना है और आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये था हमारा पहला टाइप का एनर्जी जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। अब बात कर लेंगे दोस्तों जिसका नाम है दूसरा टाइप का एनर्जी, जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं, एंड उसका एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे ही मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर हमारा जो आज का लेक्चर है वो हो जाएगा खत्म। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं उसको भी। दूसरा हेडिंग हमारे लिए आज के लिए जो कि एक काइनेटिक हो गया, अब दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये भी देख लो, बहुत इजी है, काइनेटिक एनर्जी से कंपैरिजन में इजी भी है, छोटा भी है। ठीक है, तो देख लो फटाफट से, फिर हम लोग आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे। ठीक है, क्या नाम है, जैसे मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी क्या था, ऐसा टाइप का एनर्जी जो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट में है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, ऐसा एनर्जी जो किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट में, यानी कि समझ लो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पे देखो रखा हुआ है ना, हिल रहा है क्या, नहीं हिल रहा है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यानी कि रेस्ट पोजीशन में है, स्टेशनरी पोजीशन में है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में होता है या फिर रेस्ट पोजीशन में होता है तो उसके ऊपर भी एक ताकत लग रही होती है, ठीक है, उसको रेस्ट पोजीशन में रहने के लिए भी ताकत लगती है ना, तो वो जो ताकत लगती है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि एनर्जी अप्लाइड ऑन रेस्ट ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उसके ऊपर जो एनर्जी लगती है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सिंपल सा स्वीट सा डेफिनेशन था। तो अकॉर्डिंग टू द मेन डेफिनेशन अगर हम लोग बोलेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यही होता है दोस्तों, यहां पे अगर बात किया जाए कि द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी जो पहले से स्टोर्ड होती है और उसके वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी पोजीशन में रहता है, फिक्स पोजीशन में रहता है, तो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। तो जैसा हमने देखा अभी अभी कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, लेकिन जो रुका हुआ था उसके हिसाब से वर्क जो होगा वो भी सेम होगा, यानी कि जो भी इसके पास वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा वो सेम हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। पीई लिख रहा हूं शॉर्टकट, पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन जो रहेगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रहेगा, यानी कि इन शॉर्ट में बोल सकता हूं कि वर्क डन अगर मेरा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो अगेन मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, तो वर्क के जगह पे मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं, यस। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वो भी सेम क्या रहेगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ मल्टीप्लाई बाय एस। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये रहेगा एफ एस, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं मानता हूं कि यहां पे जो मेरा फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा। अब एक चीज आपको पता है दोस्तों, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो एमए भी होता है और एक एमजी भी होता है। क्यों एमजी होता है? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यानी कि उसके ऊपर क्या हो रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो जी यहां पे कंसीडर करना इंपॉर्टेंट है। तो एफ के जगह पे इस बार एमजी लूंगा, ठीक है। और एस जो रहेगा, एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसके हिसाब से लेंगे, एक हाइट के हिसाब से। जैसे मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड से कितनी दूर पे रखा हुआ है, कितनी हाइट पे रखा हुआ है, तो हम लोग यहां पे जो एस रहेगा ना उसको हम लोग मानेंगे हाइट। इस बार जो एस मेरा है डिस्प्लेसमेंट जो है उसको मैं हाइट मान रहा हूं और उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एच से। तो हम लोग चुपचाप क्या लिखेंगे, एफ के जगह पे एमजी डाल देंगे, एस के जगह पे एच डाल देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ के जगह पे एम जी और ये S के जगह पे H, तो PE इज इक्वल टू mgh। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी गिवन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें मास को ग्रेविटी के वैल्यू के साथ और हाइट के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। आपका पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन पूछा है यहां पे कि लेट्स सपोज एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के ऊपर देखो टंकी होता है, ऊपर पानी की टंकी होता है, तो वो पानी की टंकी में नॉर्मली लगभग 500 किलो वाटर है, यानी कि उसका मास हो गया m। कितना है, वो टंकी के ऊपर 500 किलो जो है पानी रखा हुआ है, 500 kg वाटर रखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों? एक बिल्डिंग है, हमारे बिल्डिंग के ऊपर पानी की टंकी होती है, तो पानी की टंकी में एक बिल्डिंग के ऊपर 500 किलो पानी रखा हुआ है, ये आपने मान लिया। अब वो 500 किलो पानी जो रखा हुआ है वो बिल्डिंग का जो हाइट है, ठीक है, जो पानी की टंकी है वो बिल्डिंग का जो हाइट है, वो हाइट आपको दिया हुआ है, हाइट जो दिया हुआ है वो कितना है, 10 मीटर है। नीचे से लेके वो कितना है, 10 मीटर का हाई का बिल्डिंग है, ठीक है। 10 मीटर हाई बिल्डिंग, 10 मीटर हाई क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपने मान लिया। तो यहां पे आपको मास दे दिया है, हाइट दे दिया है बिल्डिंग का, और हमें क्वेश्चन पूछा है कि वो पानी जो 500 किलो का टंकी में रखा हुआ है वो रेस्ट पोजीशन में है, तो उसके ऊपर जो एनर्जी लग रही होगी वो पोटेंशियल एनर्जी लग रही होगी। तो आपको पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करके दिखाओ। बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना, कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, बहुत ईजी है। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहले आपने ये समझा कि जब पानी रुका हुआ था तो उसके ऊपर एनर्जी कौन सा लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, अभी अभी देखा हमने, mgh। mgh, m का वैल्यू दिया हुआ है, मास कितना है, 500 किलो में है, तो देख लो किलो में, ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा डाल दो 500 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी का वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है, जो कि होता है 9.8। हमेशा याद रखना, ग्रेविटी का एक वैल्यू होता है, हमारे ग्रेविटी अर्थ के ऊपर एक ग्रेविटी का 9.8 का वैल्यू होता है, ये आपको याद रखना है। तो 9.8 आपने वैल्यू डाल दिया, और हाइट कितना दिया है यहाँ पे, 10 मीटर का हाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 मीटर का जो हाइट है वो डाल दो, मल्टीप्लाई बाय 10। मीटर में है ना, तो इसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, सेंटीमीटर में होता तो मीटर बनाना पड़ता। तो ये डाल दिया 10, अब ये सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है मिल जाएगा। 500 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 5000, 5000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 जो कि आ जाएगा आपका 49,000।
और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि एक टाइप का एनर्जी है, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और ये रहा आपका आंसर फाइनली, जो कि है आपका पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इज इक्वल टू 49,000 जूल। और इसी प्रकार का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा। नंबर्स जो रहेंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ऐसे ही पूछेंगे और आप डेफिनेटली इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। क्लियर है दोस्तों? तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें देख लिया। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी के सोर्सेस क्या होते हैं, कौन से टाइप के दो एनर्जी होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये देख लिया हमने। फिर साथ में उसके न्यूमेरिकल्स और उसके डेरिवेशंस और उसके फॉर्मूले भी हमने देख लिए। तो आज का लेक्चर उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा और यहीं पे स्टॉप होता है। जल्द मिलेंगे आपके सामने एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग इसके जो रिमेनिंग पार्ट बचे हुए इस चैप्टर के वो भी हम लोग कंप्लीट करा देंगे, ये चैप्टर को भी फटाफट से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।